जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th चैप्टर 6 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। ये मॉड्यूल इस दृष्टि से तैयार किया गया है कि अब एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अधिक पूछे जाएंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये मॉड्यूल तैयार किया गया है। आप एक पेन से एनसीईआरटी बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम अध्याय 6 का अध्ययन करते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें विभिन्न माध्यमों से, आप बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें एक देश जो होता है विश्व के समस्त राष्ट्रों के साथ आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है कर सकता है। तो हम उसे क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था है। और बंद अर्थव्यवस्था क्या होगी? यानी एक देश जो है अन्य देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करता, तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विभिन्न माध्यम का अर्थ है कि यदि मान लीजिए हम आयात और निर्यात करते हैं तो हमें पेमेंट करना होगा, तो वो हम डिजिटल माध्यम से भी कर सकते हैं, वो हम सोने चांदी के रूप में भी कर सकते हैं, और आयात निर्यात हम ट्रांसपोर्टेशन के भी कई माध्यम हो सकते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें आयात और निर्यात के जो अंतर व्यवहार होते हैं वो विश्व के समस्त देशों के साथ किए जाते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है? जिसका शेष विश्व के साथ या पूरे विश्व के साथ आयात निर्यात का अंतर व्यवहार होता है। और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसका शेष विश्व से कोई जुड़ाव नहीं होता, यानी उसमें आयात और निर्यात नहीं होता। जैसे हम स्वतंत्र हुए थे, पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग आत्मनिर्भरता की अवधारणा को अपनाते थे और आयात निर्यात नहीं करते थे कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर शासन न करने लगे। लेकिन अब क्या है कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं खुली हो गई हैं, यानी अब विश्व के सभी देश एक दूसरे के साथ आयात निर्यात का व्यापार करते हैं। अब हम अपनी अर्थव्यवस्था को जो खोलने के तरीके होते हैं, जुड़ाव स्थापित करना, यानी हम कैसे अर्थव्यवस्था को कैसे खोल सकते हैं। तो पहला है निर्गत बाज़ार। निर्गत बाज़ार का मतलब है कि अब हम पूरे विश्व के किसी भी देश से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार कर सकते हैं। अब निर्गत व्यापार से सुविधा क्या होगी कि हमारे देश का जो उपभोक्ता है वो न केवल हमारे देश की वस्तु बल्कि विभिन्न देशों की वस्तुओं के बीच उसको चयन की सुविधा होगी कि कौन सी वस्तु है जिसकी गुणवत्ता अच्छी है और जिसकी कीमत कम है, उसको वो खरीद सकता है। दूसरा है वित्तीय बाज़ार। वित्तीय बाज़ार का मतलब है कि पहले क्या होता था कि हमारे देश के जो लोग होते थे वो हमारे देश के शेयर मार्केट से जो है शेयर को खरीदते थे, परंतु अब हमारे देश मतलब की अर्थव्यवस्था खुली हो गई है, तो ये जो शेयर है वो हमारे देश का भी हो सकता है और विदेश का भी हो सकता है। यानी कंपनियों के जो शेयर होते हैं वो हम अपने देश की कंपनियों के भी शेयर खरीद सकते हैं और विदेशी कंपनियों के शेयर भी खरीद सकते हैं। यानी अब हमारे देश के जो निवेशक हैं उन्हें चयन की सुविधा प्राप्त हो गई है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि वित्तीय बाज़ार जो है वह खुल गया है। तीसरा है श्रम बाज़ार। श्रम बाज़ार का अर्थ है कि हमारे देश का जो श्रमिक है उसे अब यह सुविधा है कि वो या तो हमारे देश के अंदर काम करे या विदेश की किसी कंपनी के अंदर काम करे। अब उसे कोई बाध्यता नहीं है कि वो हमारे देश में ही काम करे, क्योंकि अब हमारी अर्थव्यवस्था खुली है। इसी तरह श्रम बाज़ार में फर्मों को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है कि वो अपना उत्पादन, विक्रय आदि की जो गतिविधियां हैं वो चाहें तो अपने देश के अंदर करें और चाहें तो विदेश में करें।
यदि मान लीजिए कि अमेरिका की कंपनी है या हमारे देश की कोई अमेरिका की कंपनी है और इसे इंडिया में जो है लेबर सस्ता मिल रहा है, कच्चा माल जो है वो सस्ता मिल रहा है, तो वो अपनी जो है यहीं पर फर्म स्थापित करेगी और यहीं पर उत्पादन करेगी। तो अब खुले बाज़ार होने से फर्म को भी चयन की सुविधा मिल गई है और श्रमिकों को भी चयन की सुविधा मिल गई है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन कानून है जो कि इन गतिविधियों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जिससे कि श्रमिकों का शोषण ना हो पाए। वो एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते हैं तो उनका शोषण ना हो पाए। इसके बाद बताया गया है कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करती है। यदि हमारा देश जो है विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार करता है तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगी। केवल वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार नहीं बल्कि वित्तीय परिसंपत्ति यानी हमारे देश का जो रुपया है वो हम विश्व के किसी भी देश में निवेशित कर सकते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, खुली अर्थव्यवस्था होगी। कि वस्तुएं, सेवाएं और वित्तीय संपत्तियां जो हैं पूरे विश्व के साथ हम शेयर कर सकते हैं, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था खुल गई है। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि विदेशी व्यापार भारत की समस्त मांग जो होती है उसे दो प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे यदि मान लीजिए कि भारत जो है वो क्या करता है कि हम विदेशों से वस्तु खरीदते ज़्यादा हैं। मान लीजिए कि हम आयात जो हैं वो ज़्यादा करते हैं। यदि हम आयात ज़्यादा करेंगे तो आपने देखा था कि एक वर्तुल प्रभाव होता था। वर्तुल प्रभाव जब बंद अर्थव्यवस्था थी यानी हमारे देश की जो फर्म होती थी वो यहाँ उत्पादन करती थी और ये जो घरेलू क्षेत्र से श्रमिक आते थे उनको भुगतान कर देती थी और घरेलू क्षेत्र क्या होता था, फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु को खरीद लेता था। इस प्रकार पैसा जो है यहीं सर्कुलेट होता रहता था, तो इसे हम आय का वर्तुल प्रभाव। लेकिन अब यदि हम आयात ज़्यादा करते हैं तो ये आयात के बदले में हमें जो भुगतान करना होगा वो डॉलर या किसी विशेष विदेशी मुद्रा में करना होगा, यानी ये जो हमारे देश की मुद्रा थी वो देश के बाहर चली जाएगी। तो इसको नाम दिया है कि आय का वर्तुल प्रभाव में रिसाव। यदि हम आयात ज़्यादा करेंगे तो आय के वर्तुल प्रभाव से हमारी मुद्रा का क्या हो जाएगा, रिसाव हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखिए कि यदि मान लीजिए कि हम आयात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं। आपको पता है कि जब हम निर्यात करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा जो है वो हमारे देश के अंदर आ जाती है। तो जब विदेशी मुद्रा हमारे देश के अंदर आएगी तो उसे बोलेंगे अंतःक्षेपण, यानी अंतःक्षेपण हो रहा है विदेशी मुद्रा का। तो इस पॉइंट में केवल यही है कि जब हम आयात ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है कि हम वर्तुल प्रभाव से हमारी मुद्रा का रिसाव होता है, और अगर हम निर्यात ज़्यादा करते हैं तो वर्तुल प्रभाव में क्या होता है, अंतःक्षेपण होता है। ये थोड़े टेक्निकल वर्ड आपको याद रखना है। इसके बाद है कि जो जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने लगे तो अब हम क्या होने लगा कि वस्तुओं और सेवाओं का तो आवागमन होने लगा, लेकिन भुगतान के लिए हम द्रव्य का उपयोग करें। द्रव्य का अर्थ होता है सोना, चांदी या अन्य कोई बहुमूल्य मुद्रा का उपयोग करने लगे। क्योंकि पहले क्या था कि जब शुरू में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हुआ था तो कोई एक करेंसी नहीं थी जिसको कि विश्व के सभी देश जो हैं वो स्वीकार कर सकें। तो हम सोने चांदी या बहुमूल्य मुद्रा के रूप में क्या करते थे, भुगतान करते थे। अब तो हालांकि डिजिटल पेमेंट आ गया है तो हमारे पास वीज़ा कार्ड होता है, तो हम उसको मशीन में लगाते हैं तो हमारे देश की मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा में स्वतः परिवर्तित हो जाती है। लेकिन पुराने ज़माने में द्रव्य का उपयोग
किया जाता था, क्योंकि एक कोई करेंसी नहीं थी जिसे कि सभी देश स्वीकार करें। जैसे मान लीजिए कि हमने विदेशी व्यापार किया, और विदेशी व्यापार से हमें क्या है, कोई देश की करेंसी प्राप्त हुई, तो हमें विश्वास तो होना चाहिए कि यदि हम इसे रखेंगे तो भविष्य में भी हम इससे वस्तुएं खरीद सकते हैं, इसकी क्रय शक्ति स्थिर रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमने हमारी वस्तु दे के विदेशी करेंसी ली और भविष्य में हम उतनी वस्तु भी नहीं खरीद पा रहे। तो ये एक समस्या थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और खुली अर्थव्यवस्था में, जबकि भुगतान प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों को विदेशी मुद्रा पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि कोई अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं था जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों को नियंत्रित करें। अब आपको पता है कि भूतकाल में जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ थे, तो हमारे देश की जो मुद्रा, मतलब जो हमारे देश में सोना चांदी था, वो भुगतान के रूप में पूरे विश्व में अंग्रेज़ों ने भेजा। तो हमारे देश में क्या हुआ, मुद्रा की सोना चांदी जो है पूरे पृथ्वी पर सीमित है। तो अब ये आवश्यकता होने लगी कि जब अंतर्राष्ट्रीय भुगतान जो हैं वो असीमित मात्रा में बहुत अधिक होने लगे, तो सोना चांदी तो इतना सभी देशों के पास है नहीं कि अब ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का विकास किया जाए जिससे कि सभी देश जो हैं वस्तुएं और सेवाएं एक दूसरे से खरीद सकें और बेच सकें। फिर लेन देनों की वही दिया है कि लेन देनों की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि हुई, वैसे वैसे क्या हुआ कि अब हमने अपनी राष्ट्रीय करेंसी को ही परिवर्तित करना शुरू कर दिया। कैसे, इसमें उदाहरण दिया है कि कोई भारतीय यदि अमेरिका की वस्तु को खरीदना चाहता है तो वो क्या करेगा, पहले अपनी देश जो रुपए है उसको डॉलर में परिवर्तित करेगा, और फिर डॉलर से वह उस देश की जो वस्तु है उसको खरीद लेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विदेशी विनिमय। यानी एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में जो कीमत होती है उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर। जैसे कि मान लीजिए कि 50 रुपये के बदले में $1 मिलता है, तो विदेशी विनिमय दर क्या होगी, 50:1 होगी। थैंक यू।